नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11th जियोग्राफी के अंतर्गत चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इसका अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को पृथ्वी पर विद्यमान महासागरों और महाद्वीपों का वर्णन करते हुए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी टेक्टोनिक प्लेट इवेंट्स के बारे में अवगत कराना है। महासागरों व महाद्वीपों का वितरण। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है और 29% भाग पर सतल मंडल है, यानी 1/4 भाग सतल से घिरा है जबकि 3/4 भाग जो है जल से घिरा है। महाद्वीपों की, वर्तमान में महाद्वीपों की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ये 4 प्रमुख महासागर हैं और प्रशांत महासागर अकेला संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 25% या 1/4 भाग के समान है। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई आज से लगभग 4.6 मिलियन ईयर एगो, यानी लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और इस पर महाद्वीपों व महासागरों का जो प्रेजेंट वितरण है वो बना। प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही सतलखंड था जिसका नाम था पेंजिया और एक ही जलखंड था जिसका नाम था पैंथालासा। पेंजिया के अंदर समस्त जो वर्तमान महाद्वीप हैं ये सारे जुड़े हुए थे और भूगर्भ की हलचलें हुई तो ये पेंजिया जो है 2 भागों में टूट गया, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। धीरे धीरे इनके अंदर गतियाँ हुई और इनके बीच में एक टैथीज नाम की भू अभिनति का विकास हुआ और इसके टैथीज सागर के उत्तर में जो पेंजिया के टूटने से सतलखंड बना उसका नाम था लॉरेशिया और दक्षिण में जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ये घटना लगभग आज से 200 मिलियन ईयर एगो यानी 20 करोड़ वर्ष पहले की घटना रही है। जो गोंडवाना लैंड था यानी दक्षिणी भाग था उसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारतीय भूखंड शामिल थे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हुए। जो लॉरेशिया था इसके अंदर यूरेशिया और उत्तर अमेरिका ये वाले सतलखंड मुख्य रूप से रहे। यूरेशिया में यूरोप और एशिया ये महाद्वीप इसमें आज भी शामिल हैं। इसी प्रकार से यदि बात करें कि जो प्राचीन काल में पेंजिया था, पेंजिया का अर्थ होता था संपूर्ण पृथ्वी यानी संपूर्ण सतल और पैंथालासा का अर्थ होता था संपूर्ण जल। धीरे धीरे ये करोड़ों वर्ष में एक दूसरे से दूर हुए, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से, महाद्वीप या प्रवाह के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इसमें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इसके बारे में सबसे पहले कैसे पता चला? तो इसके बारे में सबसे पहले 1596 में एक डच मानचित्रकार अब्राहिम आल टेलिस रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं डच मानचित्रकार जिन्होंने 1596 के अंदर ये व्यक्त किया था कि जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है ये यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने सर्वप्रथम एक मानचित्र बनाया जिसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका को आपस में जुड़े हुए दिखाया था। इसी प्रकार से बाद में ये थे पहले मानचित्रकार एंटोनियो पेलेग्रिनी
बाद में 1912 में जर्मन मौसम वैज्ञानिक रहे हैं अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर गए, इस बारे में जो थ्योरी है वो 1912 के अंदर जर्मनी के विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने प्रस्तुत की। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ 1924 में, और तब दुनिया के सामने ये थ्योरी आई। इस संकल्पना में, यानी वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इसके अनुसार जो पैंजिया था वो 20 करोड़ वर्ष पहले, लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले वो टूटना शुरू हुआ, और उसके कारण से उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बने। गोंडवाना लैंड के अंदर जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भूखंड शामिल रहे, जबकि जो अंगारा लैंड था या लॉरेशिया था, उसके अंदर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के स्थलखंड शामिल रहे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे किस प्रकार से विखंडित हुए और महाद्वीपों में प्रवाह हुआ, वो धीरे धीरे मूवमेंट कर गए। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि ये जो महाद्वीप हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी जो महाद्वीपीय प्रवाह है, विस्थापन है, इसके पक्ष में प्रमाण क्या है। तो उनके पक्ष में सबसे पहला प्रमाण आता है महाद्वीपों की समय स्थापना, यानी हम बहुत सारे महाद्वीपों के यदि किनारों पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि उनके किनारे आपस में एक दूसरे से प्रतिरूप हैं। जैसे अफ्रीका का ये वाला किनारा पश्चिम की ओर उभरा हुआ है, तो ये वाला किनारा अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का ये वाला किनारा यहाँ से धंसा हुआ है और यहाँ पर उभरा हुआ है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल फिट हो सकते हैं। इसे जिग्सा फिट कहा गया। ऐसा ही सबसे पहली बार एक कंप्यूटर चित्र बनाया गया 1964 में, बुलार्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से इस यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को आपस में जोड़ के दिखाया गया। दूसरा आता है भूगर्भिक प्रमाण, यानी जो अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इनके तटों में आपस में बिल्कुल समानता मिलती है। यानी जो मेडागास्कर का ये वाला हिस्सा ये भारत से मैच करता है, भारत का पूर्वी सिरा ऑस्ट्रेलिया से, और ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का मैच करता है। तो ये जो प्राचीन चट्टानें हैं और ये जो इनकी किनारों पर चट्टानें हैं, इनकी आयु भी लगभग समान है, जो 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैल समूहों से बनी हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी ना कभी आपस में जुड़ी रही होंगी। इसी प्रकार से तीसरा प्रमाण मिलता है जीवाश्मों का मित्रण। जब इन सभी समस्त स्थलखंडों को आपस में यदि जोड़कर देखते हैं या इनका अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जीवाश्म मिलते हैं, और उन जीवाश्मों में जैसे लैमूर नाम का एक जीव मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये स्थलखंड कभी आपस में जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से मेसोसॉर्स नाम के छोटे रेंगने वाले जीव मिलते हैं जो केवल खारे पानी में ही हो सकते थे। इनकी अस्थियां दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी कैप प्रांत और ब्राजील के इरावर शैल समूहों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जीव रहे प्राचीन कालीन, उनके जीवाश्म आज भी बहुत सारी रॉक्स में मिलते हैं, जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत के दक्षिणी भाग, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के जो शैल समूह हैं उनके अंदर इनके जीवाश्म मिलते हैं, जिनकी जो एज है, कार्बन डेटिंग विधि से जब इनकी एज का पता लगाते हैं तो वो सब लगभग समान हैं। इसी प्रकार से यदि देखें जो मेसोसॉर्स है वो दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में इनके तटीय भागों में उनके जीवाश्म मिलते हैं, और जबकि वर्तमान में यदि विश्व मानचित्र का अध्ययन करें तो ये दोनों से लगभग आपस में 4800 किलोमीटर दूर हैं। तीसरा आता है नेक्स्ट प्रमाण है इस संदर्भ में वैगनर महोदय ने जो दिया वो है टिलाइट, यानी अवसादी चट्टानें। वे अवसादी चट्टानें जो हिम नदी के निक्षेप से बनती हैं। हिम नदी के निक्षेप से जो रॉक्स हैं वो इस प्रकार से बनती हैं कि जिन्हें टिलाइट कहते हैं, यानी रॉक्स के अंदर छोटे छोटे टुकड़े इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें
ग्लेशियल डिपॉजिट कहा जाता है। और ऐसे ग्लेशियल डिपॉजिट भारत के दक्षिणी भाग में भी मिलते हैं जहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि वहाँ पर कभी, अभी वर्तमान में जो दक्षिण भारत है ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है, जहाँ पर कभी भी सर्द ऋतु नहीं आती, ठंडी ऋतु नहीं आती, और फिर भी वहाँ पर हिमानी के निक्षेप मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि कभी न कभी ये भाग ऐसे स्थान पर रहा होगा जहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी थी। तो टिलाइट से भी इस बात का प्रमाण मिलता है। देन आता है ग्लेशियर होने के प्रमाण। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि दक्षिण भारत के अंदर इस टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं जिसके ऊपर बर्फ, ग्लेशियर ने उनकी घिसाई की है, यानी वहाँ पर कभी ना कभी ग्लेशियर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में दक्षिण भारत टॉपिक्स में आता है जहाँ पर कोई भी सर्द ऋतु नहीं आती। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कभी न कभी ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है और उस समय इसके दक्षिणी भाग पर हिम या हिमानियाँ रही होंगी। नेक्स्ट ऐसा ही है पूरा जलवायुविक एक रूपता, यानी जब हम दक्षिणी महाद्वीप को, जो गोंडवाना लैंड के भाग थे, इनको जोड़कर देखते हैं तो इन सब पर एक जैसी जलवायु दशाएं रही हैं। तो इससे भी प्रमाण होता है कि ये कभी ना कभी प्राचीन काल में, यानी आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले, ये सारे एक ही भूखंड रहे हैं। इसी प्रकार से प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप एक प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं जिसके अंदर सोने जैसे जो कण होते हैं वो मिलते हैं, सोने के बड़े निक्षेप होते हैं ये, जो वेन्स के रूप में हमें मिलते हैं। और ऐसे अफ्रीका के घाना तट पर और ब्राज़ील के पूर्वी तट पर ऐसे डिपॉजिट मिलते हैं, और दोनों के अंदर जो रॉक्स की एज है या डिपॉजिट हैं प्लेसर के, वो एक जैसे हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि ये कभी ना कभी जुड़े होंगे। अब बात आती है कि ये जो महाद्वीपीय प्रवाह है इसका क्या कारण रहा होगा कि ये एक दूसरे से दूर क्यों गए। तो उसके पीछे एक वैगनर महोदय ने प्रमाण दिया कि एक कारण रहा होगा पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, बल्कि ये ध्रुवों से थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा से थोड़ी सी उभरी हुई है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तेज गति से रोटेट करने के कारण से इस पर उत्प्लावन बल लगता है, जिससे धीरे धीरे जो है स्थलखंड पीछे की ओर खिसके होंगे। इसी प्रकार से सेकंड उन्होंने प्रूफ दिया या माना, कल्पना की कि जो ज्वारीय बल है, टाइडल फोर्स है, यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। जैसा कि जो आज भी जलीय क्षेत्र हैं, समुद्र का जल जो है किनारों पर ज्वार के रूप में चढ़ जाता है, तो स्थल पर भी इसका प्रभाव जरूर रहा होगा, और हजारों लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसके होंगे। तो इस प्रकार से जो ज्वारीय बल है ये भी कहीं ना कहीं महाद्वीपीय प्रवाह का कारण रहा, जैसा कि वैगनर महोदय ने माना है। इसी प्रकार से बात आती है कि जो मेटल में संवहन धाराएं हैं, यानी जो प्लेटें हैं या भूखंड है, वो एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे पहले संवहन धारा सिद्धांत आता है कि 1930 में ये आर्थर होम नाम के विद्वान रहे हैं, जिन्होंने ऐसी कल्पना की या बताया कि भूगर्भ के जो एस्टनोस्फीयर है उससे गर्म संवहनीय धाराएं ऊपर की ओर आती हैं, और उनके कारण से जो पृथ्वी की गर्मी है वो बाहर आती है, जिससे चट्टानों में गर्मी उत्पन्न होकर वो फैल जाती हैं। और धरती के आंतरिक भागों में गर्मी उत्पन्न होने के पीछे उन्होंने कारण माना कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व रहे हैं, और जो पृथ्वी के अंदर अवशिष्ट ताप है उसके कारण से यहाँ पर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दूसरे स्थान पर ये एक दूसरे के नीचे सबमर्ज होती हैं, यानी अभिसरण करती हैं। इसी प्रकार से वैगनर महोदय के बाद भी बहुत सारे विद्वानों ने ऐसी प्रयास किए जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो महाद्वीपीय प्रवाह है उसमें आज भी चेंजेज हो रहे हैं। जैसे महासागरों के तलों का विस्तार होना, मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर जो रॉक्स हैं उनमें समान दूरी का पाया जाना, और उनके अंदर निर्माण का समय, उनकी संरचना, उनका संगठन और चुंबकीय गुण कटक के दोनों ओर बराबर दूरी पर मिलते हैं।
कटकों के समीप चट्टानें नई हैं और कटक से दूर, जैसे मिड अटलांटिक कटक है, उससे दूर वाली चट्टानों की आयु पुरानी है और नज़दीक वाली चट्टानों की आयु नई है। तो ये भी इस बात का प्रमाण करती हैं कि महाद्वीप धीरे धीरे आज भी खिसक रहे हैं। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों की जो चट्टानें हैं वो नई हैं, जबकि महाद्वीपों की चट्टानें पुरानी हैं। महासागरीय अर्ध सतल पर अवसादों की पतली परत का जमना भी इस बात का प्रमाण करता है कि महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और सिद्धांत 1961 में हैरी हैस ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम सागरीय अर्ध सतल विस्तार सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और WJ मॉर्गन ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो आने वाले आगे हम अभी अध्ययन करेंगे प्लेट टेक्टोनिक इवेंट्स का। नेक्स्ट आता है मानचित्र, जो महासागरीय अर्ध सतल है, महासागरों की तलहटी है, उसका मानचित्रण। समय के साथ साथ मनुष्य ने तकनीकी में काफ़ी उन्नति की, तो इसी उन्नति के परिणाम स्वरूप आजकल हम जो शिप होते हैं उस पर एक सोनार विधि से सिग्नल भेजते हैं जो तलहटी पर टकरा कर वापिस आते हैं और उसको जहाज पर, शिप पर लगे जो रिसीवर है उससे रिकॉर्ड किया जाता है और कंप्यूटर की सहायता से जो तलहटी है उसका मानचित्र मैपिंग किया जाता है। और इन मानचित्रण से पता चलता है कि जो महासागर हैं उनकी तलहटी बिल्कुल समतल नहीं है, वो मैदान नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऊंचावच, ऊंचे और नीचे स्थान मिलते हैं। जैसे महासागरों के बीच में ज्वालामुखी उद्गार के कारण कटक मिलती हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर किनारों पर महाद्वीपीय मगन तट, उससे आगे कॉन्टिनेंटल स्लोप या ढाल मिलता है, उस बीच समुद्र में कहीं वित्तलीय मैदान और गहरी सागरीय खाइयाँ भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो मैपिंग है उससे पता चलता है कि जो समुद्रों की तलहटी है वो अनेक उबड़ खाबड़ धरातल वाली सतलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट आता है कि महासागरीय अर्ध सतल की बनावट, यानी इसको अब हम डीपली पढ़ेंगे कि महासागरीय जो नितल हैं उसकी सबसे पहली आती है कॉन्टिनेंटल सीमा। कॉन्टिनेंटल सीमा का अर्थ होता है कि जो महाद्वीप हैं उनके वे भाग जो समुद्र में और जल के कन्वर्जन जोन के अंदर होते हैं, जहाँ पर समुद्री किनारा और महासागरीय किनारा दोनों आपस में मिलते हैं, उनके बीच का ये भाग होता है। इसके सबसे पहले पार्ट को बोला जाता है महाद्वीपीय मगन तट, यानी महाद्वीप का वह भाग जो पानी में डूबा हुआ है। फिर उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल, जिसके अंदर स्लोप थोड़ा बढ़ जाता है, स्लोप की ढलान की डिग्रियां बढ़ जाएंगी, तेज हो जाएगा। इसके बाद आता है महाद्वीपीय उभार, यानी बीच में कोई ऐसा स्थान जो उबड़ खाबड़ होता है और बीच में कुछ महासागरीय खाइयाँ होती हैं जो बहुत ही गहरी ट्रेंच होती हैं, गर्त होती हैं। जैसे दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में है। देन आता है नितल मैदान, यानी गहरे समुद्रों के अंदर लगभग समतल मैदानी भागों को नितलीय मैदान कहते हैं, जो महाद्वीपों से दूर समुद्रों के बीच के हिस्से होते हैं। और मध्य महासागरीय कटक, अधिकांश महासागरों के बीच में लगभग पानी में डूबी हुई संभवतः दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, जिन्हें मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। जैसे मध्य अटलांटिक महासागर के अंदर मिड अटलांटिक रिज है, ये वास्तव में एक दूसरे से दूर जाने वाली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ से गर्म मैग्मा बाहर आता है और वो पानी के नीचे ही जम जाता है, जो ये वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखियों के क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, यानी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं और महासागरों के बीच में जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी मिलते हैं। इसकी 3 मुख्य पेटियाँ हैं, या जैसे नंबर 1 है अल्पाइन हिमालय श्रेणी, जो यूरेशिया और भारत तथा अफ्रीका के बीच वाला हिस्सा है,
यानी हिमालय और अल्पाइन पर्वत की श्रेणी है। दूसरा है रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच तथा प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित हैं। ऐसी ये प्रमुख ज्वालामुखी और भूकंप पेटियां हैं। अब बात आती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे पहले बात आती है जो प्लेट शब्द है ये इसका प्रयोग किया था जे टूजरो विल्सन ने। सबसे पहले जे टूजो विल्सन ने इसका प्रयोग किया था। टेक्टोनिक जो है यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डर यानी बनाने वाला, निर्माता। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत विद्वानों ने माना है कि जो धरातल है या पृथ्वी है इसके भूपर पट्टी के नीचे ठोस स्थलखंड मिलते हैं जो विभिन्न भूखंडों के रूप में धीरे धीरे गतियां करते रहते हैं। जैसा कि प्राचीन काल में एकमात्र स्थलखंड होता था पेंजिया और एकमात्र जलखंड होता था पैंथालासा। धीरे धीरे पेंजिया दो खंडों में टूट गया, एक उत्तरी भाग हो गया लारेशिया और दक्षिणी भाग हो गया गोंडवाना, उनके बीच में बना टैथीज सागर। फिर धीरे धीरे ये भी कई सारे टुकड़ों में बट गया और आज दुनिया में 7 महाद्वीप तथा 4 महासागर बने हैं। यानी महाद्वीप और महासागरों के नीचे धीमी गति से गतिशील ठोस भूखंड को प्लेट कहते हैं। और प्लेटें 3 प्रकार की गति करती हैं। एक होती है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इन्हें अभिसारी कहते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती तो इन्हें अपसारी या डाइवर्जेंट बोलते हैं। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म या रूपांतरण प्लेट सीमा। प्लेटों की विशेषताएं क्या हैं? तो ये विशाल भूखंड होती हैं, अनियमित होती हैं। इनके प्रत्येक प्लेट अपने घूर्ण ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करती है। प्लेट कभी समीप तो कभी दूर चली जाती हैं, यानी धीरे धीरे करोड़ों सालों में ये गति करती रहती हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र उसकी मोटाई से अधिक होता है और प्लेट महाद्वीप और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बनती है। जरूरी नहीं है कि महाद्वीप के नीचे एक ही प्लेट हो, वो महासागर और महाद्वीप दोनों को मिलकर बनती हैं। और विवर्तन की सभी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होना वो इन्हीं प्लेटों के किनारों पर घटित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, ये डाइवर्जेंट है। यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है तो ये कन्वर्जेंट या अभिसारी प्लेट सीमा है। और कहीं पर प्लेट एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगी तो वहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कि दुनिया में या पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्लेटें कौन सी मिलती हैं। तो 1968 में ला पिचोन नाम के विद्वान रहे हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को 6 बड़ी प्लेटों में और 9 छोटी प्लेटों में बांटा था। बड़ी प्लेटों के अनुसार सबसे जो मुख्य 6 प्लेटें उसमें यूरेशियाई प्लेट यानी जो यहाँ पर और यहाँ पर आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे, अफ्रीकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, इसके अलावा पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियाई प्लेट रही हैं। इसी का पूर्वी भाग, इधर का भाग जो है वो भारतीय प्लेट रहा है। यानी 6 हैं, अफ्रीकी, अमेरिकी, अंटार्कटिका प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। नेक्स्ट आता है कि जो छोटी भूगर्भिक प्लेटें हैं वे कौन सी हैं। तो कुल मिलाकर 9 भूगर्भिक छोटी प्लेटें मानी गई हैं जिसमें अरेबियन प्लेट है, जैसे यहाँ पर है अरेबियन प्लेट। इसी प्रकार से बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जैसे कैरेबियन प्लेट ये है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जहाँ पर कैरेबियन सी है। कैरोलिन प्लेट, कोकोज प्लेट जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, जहाँ पनामा है उसको पार कर कर पश्चिम दिशा में। जुआन डी प्यूका प्लेट, इसके अलावा नजका या पूर्वी प्रशांत प्लेट है, जैसे ये यहाँ पर कोको जो प्लेट है उसके दक्षिण में है। इसके अलावा फिलीपींस प्लेट जो यहाँ पर एशिया के भारत के पूर्व में है, म्यांमार से पूर्व में, इंडोनेशिया के पूर्व में फिलीपींस प्लेट है। और स्कोशिया प्लेट, ऐसी छोटी प्लेटें जो हैं 9 मानी गई हैं।
नेक्स्ट आता है कि जो प्लेटें हैं वो गति किस प्रकार से करती हैं। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्लेटें जब भी गति करती है तो वो 3 प्रकार की करती हैं। या तो वो एक दूसरे के पास आएंगी जिसे बोला जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इन्हें विनाशात्मक प्लेट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सबडक्शन होता है, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और इससे ये महासागर से 2 महासागरीय प्लेटों के बीच भी हो सकता है, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी ऐसा सबडक्शन हो सकता है, या एक महासागर और एक महाद्वीपीय प्लेट के बीच भी ऐसा सबडक्शन हो सकता है। दूसरी होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज है। इसे रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं क्योंकि इससे नए धरातल की रचना होती है। इसी प्रकार से रूपांतरण प्लेट सीमा, जब प्लेटें एक दूसरे से पास से गुजर जाती हैं, जैसे डेड सी, इजराइल के अंदर है डेड सी, जो इस प्रकार की ही प्लेट सीमा है। नेक्स्ट आता है प्लेट प्रवाह की दर। जो प्लेटें गति करती हैं उनकी दर अलग अलग मिलती है। जो आर्कटिक प्लेट कटक है वहाँ पर सबसे धीमी गति से वो प्लेट मूव करती है, जो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। इसी प्रकार से जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है जो चिली के पास में है, यहाँ पर सबसे तेज गति से ये प्रवाह करती है, जो दुनिया में सबसे तेज गति से मूव होने वाली भूगर्भिक प्लेट है, जिसकी गति जो वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। इसी प्रकार से बात आती है कि जो प्रवाह है या संवहन है वो किस कारण से होता है। तो भूगर्भिक भागों में धीरे धीरे धरातल के अंदर जो एनर्जी है वो जनरेट होती है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्वों का ह्रास होता है और पृथ्वी के अंदर जो अवशिष्ट गर्मी है, बची हुई गर्मी है, उसके कारण से ऐसी संवहन या धाराएं उत्पन्न होती हैं जिससे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। गर्म यानी गर्म मैग्मा के प्रभाव से वो धीरे धीरे फैलती हैं। ऐसा विचार संवहनीय धाराओं का सबसे पहले 1930 में आर्थर होम ने व्यक्त किया था, जिसे सागरीय तल विस्तार अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी ओशन जो तल है उसके स्प्रेडिंग की थ्योरी उन्होंने दी। नेक्स्ट आता है भारतीय प्लेट का संचलन। भारत जो है, जहां आज भारत की स्थिति है, 20 करोड़ साल पहले ये यहाँ पर नहीं था। जो है वास्तव में भारत की जो प्रेजेंट स्थिति है ये महाद्वीपीय प्लेट यानी भारतीय प्लेट का यूरेशियाई जो महाद्वीपीय प्लेट है उन दोनों के साथ टक्कर से हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। भारत की प्लेट सीमा की यदि बात करें तो इसका पूर्वी सीमा म्यांमार में, उत्तरी सीमा जो है हिमालय की, और इसके अलावा पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से होती हुई अरब प्रायद्वीप से और हिंद महासागर के बीच में इसकी बहुत बड़ी प्लेट सीमा है। यह जो प्लेट है अंटार्कटिका और भारतीय प्लेट या ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ, ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट प्राचीन काल में एक ही रही हैं। धीरे धीरे यह प्लेट उत्तर की ओर मूव होती गई। देन भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर इसने गति की और 20 या 22 करोड़ साल पहले लगभग पेंजिया जब टूटता है तो यह खंड उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। फिर इसमें आपस में ऐसे टक्कर होती है और टक्कर होने के कारण हिमालय जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे बलित पर्वत का निर्माण होता है। और ये जो भूखंड है, इस जब भारतीय भूखंड उत्तर की ओर खिसक रहा था तो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एक घटना और घटी, वो थी दक्कन ट्रैप का निर्माण। यानी जब उत्तर की ओर खिसक रही थी 20 करोड़ साल पहले ये खिसकाव शुरू हुआ और आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले दक्षिण भारत में, जहां आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है, उस हिस्से में ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण से जो बेसाल्ट लावा है वो बाहर निकला और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब बात आती है कि क्या ऐसा संचलन भविष्य में भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें ये प्राचीन काल में भी गतियां करती रही हैं।
अभी भी कर रही हैं और फ्यूचर में भी ये गलतियां करती रहेंगी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर ग्रेट रिफ्ट वैली है जो धीरे धीरे टूट रही है। ऐसी ही दरार ये आप देख रहे हैं ज़मीन पर दरार 20 मार्च 2018 को ही अफ्रीका में वहाँ पर अभी लोगों ने ये पिक्चर आप 20 मार्च 2018 की ही देख पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भविष्य में अफ्रीका का पूर्वी भाग एक नए कॉन्टिनेंट के रूप में टूट सकता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित या इस पाठ से संबंधित कुछ आपके साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन शेयर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं? तो वो हैं 71% पर और 29% भाग पर स्थल हैं। दूसरा आता है कि टिलाइट क्या है? टिलाइट होते हैं हिम नदी के निक्षेप यानी ग्लेशियल सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते हैं जिनको टिलाइट बोला जाता है। जैसा आप ये रॉक देख रहे हैं ये टिलाइट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कि रॉकीज और एंडीज पर्वत जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं इनका निर्माण किस प्रकार के अभिसरण से हुआ है? तो यहाँ है रॉकीज पर्वत और यहाँ है एंडीज पर्वत, दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। नेक्स्ट आता है भारत का कौन सा क्षेत्र बेसाल्ट लावा प्रवाह से बना है? तो वो है दक्कन का पठार, जो काली मिट्टी का प्रदेश है ये बेसाल्ट लावा के प्रवाह से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मृत सागर की निम्न भूमि किस प्रकार की सीमाओं द्वारा बनी हुई दरार घाटी है? तो मृत सागर यहाँ मिलता है यानी इसे डेड सी बोलते हैं, इजराइल में है ये। और यहाँ पर ये आप चित्र इसका ओरिजिनली देख पा रहे हैं, ये रूपांतरण प्लेट सीमा यानी दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर रही हैं जिस कारण से ऐसा ये दरार घाटी बनी है जिसको हम डेड सी बोलते हैं। नेक्स्ट इसी व्याख्यान से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपके साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ आपस में स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम ऑल्टेलिस, एंटोनियो पेलिग्रिनी या एडमंड हैस? तो सही उत्तर क्या है? अब्राहम ऑल्टेलिस। सबसे पहले इन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की थी। नेक्स्ट आता है पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्ण, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। तो सही उत्तर क्या है? पृथ्वी का घूर्ण। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सी लघु या माइनर प्लेट नहीं है, छोटी प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपींस, अरब और अंटार्कटिक। तो छोटी नहीं है अंटार्कटिक यानी अंटार्कटिका प्लेट छोटी नहीं है। नेक्स्ट आता है सागरीय अधसतल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, महासागरीय नित्तल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पेटियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो उन्होंने किस पे नहीं किया? विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों के वितरण का वर्णन नहीं किया। नेक्स्ट आता है हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय, महाद्वीपीय, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, अपसारी सीमा, रूपांतरण सीमा या महाद्वीपीय अभिसरण? कौन सी है? वो है महाद्वीप से महाद्वीपीय अभिसरण यानी भारतीय जो महाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेट से आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर महासागर और महाद्वीपों का वितरण। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।